Hey guys, welcome back to my channel Formal Learning with Deepika. I hope you all are doing great. So without wasting your time, let's start a new video on sampling for therapeutic drug monitoring TDM. For my previous videos on therapeutic drug monitoring, you can check the link in the description box or you can click on the I button also. Let's talk about the samples used for doing the therapeutic drug monitoring. तो जब भी आप थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग करना रहता है तो आप ब्लड को कैसे विड्रॉ करते हो या कौन सा पार्ट जो रहता है ब्लड का वो यूज़ होता है, सो दैट वी विल डिस्कस टुडे. सो सैम्पल सिलेक्शन मस्ट इंक्लूड एन अप्रोप्रिएट मैट्रिक्स होना चाहिए. जब भी आप सैम्पल को सिलेक्ट करते हो तो प्लाज्मा और सीरम यू कैन यूज़ फॉर मोस्ट ऑफ द कॉमनली यूज्ड ड्रग. ऐसे के लिए आप अधिकतर जितनी भी ड्रग्स हैं उनके लिए आप प्लाज्मा और सीरम को यूज़ कर सकते हो. अब प्लाज्मा और सीरम में डिफरेंस क्या होता है? बेसिकली प्लाज्मा जो रहता है आपका सेंट्रिफिकेशन मेथड के थ्रू, जब आप ब्लड को लेते हो तो उसके बाद में आप सेंट्रिफिकेशन मेथड के थ्रू प्लाज्मा को सेपरेट करते हो. उसमें आपको एंटी कोगुलेंट भी ऐड करना रहता है क्योंकि वो फटाफट से कोगुलेट हो जाता है. और इसमें प्लाज्मा में आपके बहुत सारे प्रोटीन्स या क्लोटिंग फैक्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं. और जो सीरम रहता है वो आपका जब ब्लड क्लॉट हो जाता है तो उसके बाद में सेंट्रिफिकेशन के बाद ऑब्टेन होता है. सो प्लाज्मा में प्रोटीन तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन कोई भी क्लोटिन फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता है. दैट इज़ क्लोटिन फैक्टर फर्स्ट, सेकेंड, फिफ्थ और सेवेंथ, तो कोई भी प्रेजेंट नहीं होता है. तो प्लाज्मा जो रहता है बेसिकली आपका जब भी आप उसको स्टैंड करोगे थोड़े टाइम तक आपको इमीडिएट यूज़ करना पड़ता है प्लाज्मा को, और क्योंकि वो क्लोट होने के चांसेस होते हैं. लेकिन सीरम जो रहता है वो क्लोट नहीं होता ऑन स्टैंडिंग. सो यू कैन यूज़, आप बाद में भी इसको यूज़ कर सकते हो. फिर जो होल ब्लड रहता है, होल ब्लड इज़ यूज फॉर द साइक्लोस्पोरिन, ट्रैकोलिमस, सिरोलेमस, एज देयर आर लार्ज शिफ्ट ऑफ द ड्रग बिटवीन रेड सेल्स एंड द प्लाज्मा विथ स्टोरेज एंड टेम्परेचर चेंज. तो जब कभी भी मतलब होल ब्लड को आप उन ड्रग की कंडीशन में यूज़ करोगे जब जो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वो ब्लड सेल्स में, प्लाज्मा में या कहीं पर बहुत ज़्यादा रहता है, तो उस कंडीशन में यू हैव टू यूज़ द होल ब्लड. अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन जानना है आपका ब्लड में कितना है तो आपको पूरा ब्लड को मेज़र करना पड़ेगा. फिर सलाइवा, तो सलाइवा विच गिव्स अ मेज़र ऑफ द अनबाउंड ड्रग कॉन्सेंट्रेशन. तो जब भी आपको कोई भी अनबाउंड ड्रग के कॉन्सेंट्रेशन को मेज़र करना होता है उस कंडीशन में यू हैव टू टेक द सैम्पल एज अ सलाइवा. सो और ऐसे कंडीशन जिसमें कि ब्लड सैंपल को रिमूव करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, कलेक्ट आप नहीं कर सकते, तो उन कंडीशन में भी आप सलाइवा को एज अ सैंपल यूज़ कर सकते हो ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो डिटरमाइन करने के लिए. सो अनबाउंड फॉर्म ऑफ द ड्रग कॉन्सेंट्रेशन यू कैन मेज़र. एग्जाम्पल फिनेटोइन, लिथियम, एमिट्रिप्टालिन. और जब भी आप सैंपल्स को कलेक्ट करते हो, सैंपल कलेक्ट करने से पहले आपको 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आपको एक स्टैंडर्ड ड्रग कॉन्सेंट्रेशन स्टडी स्टेट को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा. उसके बाद में कंप्लीट एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन जो रहेगा वो हुआ है कि नहीं हुआ है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तब जाके आप थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग कर सकते हो. फिर जो सैंपल आप कलेक्ट कर रहे हो उसको सेंट्रीफ्यूज करना है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी. अवॉइड सीरम सेपरेटर ट्यूब्स, क्योंकि क्या रहता है कि ये जो ड्रग के कॉन्सेंट्रेशन जो रहता है उसको कम कर देता है ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग इनटू द मैट्रिक्स. क्योंकि जो सीरम सेपरेटर ट्यूब्स रहती है उसमें मैट्रिक्स रहते हैं, तो मैट्रिक्स में ड्रग का एब्जॉर्ब होने के चांसेस जो रहते हैं वो ज़्यादा होते हैं. दैट्स वाई आप जो सीरम सेपरेटर ट्यूब्स रहती हैं उसको अवॉइड करना चाहिए सैम्पल कलेक्शन करते टाइम. फिर जो सैंपल आप स्टोर करते हो वो आपके प्लास्टिक कैरियोवाले टाइप ट्यूब्स में ही यूज़ होते हैं मोस्ट ऑफ द एसेस के लिए. और फिर उसके बाद में फॉर CSA, दैट इज़ फॉर द सेल सरफेस एंटीजन के लिए आपको होल ब्लड को कलेक्ट करना पड़ेगा. EDTA ट्यूब में इथिलीन डाइमाइड टेट्राएसिटिक एसिड जो ट्यूब रहती है उसमें यू हैव टू कलेक्ट द सैंपल. ये क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टेबल रहता है तो इसलिए आप उसमें कलेक्ट कर सकते हो. फिर जो एनालिटिकल मेथड्स में बी अफेक्टेड बाय टेम्परेचर एंड ऑल वेरिएबल शुड बी स्टैंडर्डाइज्ड. तो सारे जो वेरिएबल्स रहेंगे उनको स्टैंडर्डाइज करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एनालिटिकल मेथड जो रहती है उससे अफेक्ट हो सकती है टेम्परेचर से. सारे वेरिएबल्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे. अब कुछ गाइडलाइंस हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ती है जब भी आप स्पेसिमेन का कलेक्शन करते हो.
तो जो भी ब्लड आपने ड्रॉन किया है वो आप थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग के लिए यूज़ करते हो। डेमोस्ट्रेट्स अ ड्रग एक्शन इन द बॉडी एट एनी स्पेसिफिक टाइम। तो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पे ही कोई भी ड्रग जो रहेगी अपना एक्शन दिखाना स्टार्ट करती है, यू नो वेरी वेल। तो एट दैट टाइम यू हैव टू ड्रॉन दैट ब्लड। सो देयरफॉर ब्लड टेस्टिंग इज़ द प्रोसीजर ऑफ चॉइस व्हेन डेफिनेट डेटाज आर रिक्वायर्ड। तो ब्लड टेस्टिंग आपको कब करनी है? ऑब्वियसली बात है कि जब आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है प्लाज्मा में ड्रग का वो रीच कर जाए जिस कंडीशन में आपको चाहिए रहता है, तो उस कंडीशन में यू हैव टू कलेक्ट दैट ब्लड सैम्पल्स फॉर द ब्लड टेस्टिंग। सो एक डेफिनेट टाइम पे यू हैव टू कलेक्ट योर ब्लड सैम्पल। So for adequate absorption and therapeutic level to be accurate, it is important to allow for sufficient time to pass between the administration of the medication and the collection of the blood sample। वही बात जो मैंने आपको बोली थी कि आपको जब भी आप कोई भी ड्रग को एडमिनिस्टर करते हो तो आपको थोड़ा सा सफिशिएंट टाइम देना पड़ेगा कि जो ब्लड है वो एडमिनिस्टर आप जब जो ड्रग है आप जो एडमिनिस्टर कर रहे हो तो वो आपके ब्लड सैंपल में पहुंच जाए। उसके बाद में ही यू हैव टू कलेक्ट द सैंपल ताकि कि एडुकेट एब्जॉर्प्शन हो सके। तो एडुकेट एब्जॉर्प्शन जब होगा तभी यू कैन ईजिली कलेक्ट द थेरेपेटिक लेवल ऑफ द ड्रग और यू कैन एक्यूरेटली कलेक्ट द थेरेपेटिक लेवल ऑफ द ड्रग। So blood specimens for the drug monitoring can be taken at 2 different times। तो आपको 2 different times में you have to collect the blood samples, that is during the drug's highest therapeutic concentration, that is called as the peak level or it's the trough level। तो जो पिक लेवल होगा ट्रफ लेवल, तो ये आपका सपोज करो कि ग्राफ है, तो दैट इज़ द पिक लेवल एंड दैट इज़ द ट्रफ लेवल, है ना। सो यू हैव टू कलेक्ट द डेटा फॉर यू हैव टू कलेक्ट द सैम्पल ड्यूरिंग बोथ द कंडीशंस, है ना। फिर ओकेजनली कॉल्ड रेसिडुअल लेवल, ट्रफ लेवल शोज सफिशिएंट थेरेपेटिक लेवल वेयरएज पिक लेवल शोज टॉक्सिसिटी। तो जब भी आपका ट्रफ लेवल रहता है तो वहाँ पर यू कैन गेट द सफिशिएंट थेरेपेटिक लेवल ऑफ द ड्रग, और अगर पीक लेवल शो कर रहा है कोई भी ड्रग आपका तो दैट इज़ इट मीन्स इट शोइंग द टॉक्सिसिटी। सो पिक एंड ट्रफ लेवल शुड फॉल विद इन द थेरेपेटिक रेंज। तो आपका जो भी पिक लेवल रहता है या जो भी ट्रफ लेवल है तो वो विद इन द थेरेपेटिक रेंज होना चाहिए आपका। फिर जो भी पेशेंट रिसीव कर रहा है कोई भी ड्रग को एट अ डोजिंग इंटरवल लॉन्गर देन द हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग विल डेमोस्ट्रेट लार्ज फ्लक्चुएशन बिटवीन द पीक एंड द ट्रफ लेवल। तो हाफ लाइफ से भी ज़्यादा आप उसको अगर डोजिंग का जो इंटरवल है वो लॉन्गर होता है तो उस कंडीशन में जो पिक लेवल और ट्रफ लेवल में जो कॉन्सेंट्रेशन में फ्लक्चुएशंस आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आते हैं। और अगर प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ड्रग का जब आप डोजिंग कर रहे हो तो वो हाफ लाइफ से अगर शॉर्टर होता है तो ज़्यादा फ्लक्चुएशन होने के चांसेस नहीं होते। पिक लेवल और ट्रफ लेवल में वो थोड़े से कम होते हैं। फिर अगर आप क्रॉनिकली एडमिनिस्टर कर रहे हो कोई भी ऑरल मेडिकेशन को, जो पिक लेवल होता है यूजुअली वो आपका 1 से 2 घंटे में आपको मिल जाता है एंड ट्रफ सीरम कॉन्सेंट्रेशन शॉर्टली आफ्टर द डोज इज़ एडमिनिस्टर्ड। तो जब भी आप डोज को एडमिनिस्टर करते हो तो तुरंत आप जो सीरम है उसको कलेक्ट कर सकते हो, तो यू कैन अचीव दैट ट्रफ लेवल। सो डिजॉक्सिन इज़ वन एक्सेप्शन। तो हर जगह एक्सेप्शन तो होता ही है एज यू ऑल नो। सो डिजॉक्सिन भी यहाँ पर एक एक्सेप्शन है जिसमें कि आपको अगर पिक एक्टिविटी डिटरमाइन करनी है सीरम में तो आपको ब्लड जो रिमूव करना पड़ेगा वो या सीरम जो कलेक्ट करना पड़ेगा तो वो आपको 6 to 10 hours आफ्टर द ऑरल डोज एडमिनिस्ट्रेशन यू हैव टू कलेक्ट दैट सैम्पल। So drawing the trough level at the time the dose is given is usually sufficient and accurate। So जो डोज आपने दिया है और जिस टाइम पे आपको कलेक्ट करना है तो वो एक्यूरेट होना चाहिए, तभी आप सही मायने में उसका लेवल जो रहेगा कितना कॉन्सेंट्रेशन है ब्लड में आपके सैम्पल का वो आप डिटरमाइन कर सकते हो। देन लेट्स टॉक अबाउट द इंट्रावेनस मेडिकेशन। सो इंट्रावेनस मेडिकेशन जब भी आप देते हो तो जैसे आपने इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन करा तो आप इजीली, क्योंकि वो डायरेक्टली आपके ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है तो पिक लेवल जो रहता है वो आपका आ जाता है आधे घंटे या 1 घंटे में एडमिनिस्ट्रेशन के बाद में यू कैन गेट द सैम्पल। सो फॉर एग्जांपल द पीक सीरम लेवल ऑफ जेंटामाइसिन शुड बी ड्रॉन 30 minutes आफ्टर इन्फ्यूजन ऑफ द ड्रग एंड नॉट इमीडिएटली आफ्टर द इन्फ्यूजन। तो आपको जैसे कि आप अगर जेंटामाइसिन ड्रग को एडमिनिस्टर कर रहे हो तो आपको इमीडिएटली जैसे आपने एडमिनिस्टर करा वैसे ही आपको नहीं सैम्पल कलेक्ट करना है। यू हैव टू कलेक्ट द सैम्पल आफ्टर 30 minutes।
और जब भी आप कभी इंट्रामस्कुलरली एडमिनिस्टर करो किसी भी मेडिकेशन को, तो इफ़ इंजेक्टेड इन एन एरिया विथ गुड ब्लड फ्लो विल अचीव पीक लेवल विद इन अ सिमिलर टाइम फ्रेम ऑफ द इंट्रावेनस। तो अगर इंट्रामस्कुलरली पे आप एडमिनिस्टर करते हो कोई भी मेडिकेशन, तो आपको ऐसे एरिया पे एडमिनिस्टर करना पड़ेगा जहाँ पर जो ब्लड फ्लो रहता है वो बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो ज़्यादा रहेगा तो आप इजीली जो पिक लेवल आपका, जब इंट्रावेनस आप कोई भी ड्रग को एडमिनिस्टर कर रहे हो, तो उसी टाइम पे यू कैन अचीव दैट पिक लेवल फॉर इंट्रामस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो। So medications that are poorly soluble at the body pH, तो however may precipitate at the site of injection and achieve very low and late peak serum level। तो ऐसे बहुत सारी ड्रग्स ऐसे रहती है जो कि पुअरली सोल्यूबल रहती है अपने बॉडी पीएच पे। तो ऐसे ड्रग के कंडीशंस में वो प्रेसिपिटेट होने के चांसेस होते हैं। जब आप इंजेक्ट करोगे तो वैसी बात है कि पीएच मैच नहीं करेगा तो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगी। तो जो लेवल रहेगा थेरेपेटिक लेवल या पीक सीरम लेवल जो आप बोलते हैं, तो उसमें वो बहुत ही लेट आपको अचीव होता है और बहुत ही लो मिलता है। और द क्लिनिशियन शुड नो व्हाट क्वेश्चंस आर टू बी आंसर्ड बाय द सैम्पल बीइंग ड्रॉन, एज डिफरेंट क्वेश्चंस में रिक्वायर डिफरेंट सैम्पलिंग टाइम एंड पॉसिबली डिफरेंट नंबर ऑफ सैम्पल्स। तो पेशेंट का क्या क्वेश्चन है, किस टाइप की उसको डिसीजेज है, उसके जो भी क्वेश्चंस है, तो उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू डू योर सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग का टाइम और कितने नंबर ऑफ सैम्पल्स आपको विड्रॉ करने हैं और कहाँ से सैम्पलिंग करनी है, ब्लड कलेक्ट करना है, सीरम कलेक्ट करना है या प्लाज्मा कलेक्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है पेशेंट के ऊपर, और उनके क्या क्वेश्चंस है उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। तो फॉर एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं कि द क्वेश्चन ऑफ टॉक्सिसिटी में बी आंसर्ड बाय ओनली वन स्टेट सैंपल। अगर टॉक्सिसिटी का सवाल है तो आप एक स्टेट सैंपल से ही डिटरमाइन कर सकते हो, वेयर एज द डिटर्मिनेशन ऑफ हाफ लाइफ विल रिक्वायर एटलीस्ट 2 सैंपल। जब भी आप हाफ लाइफ आपको डिटरमाइन करनी है तो आपको 2 सैम्पलिंग करनी पड़ेगी ताकि कि आपको मोर प्रिसाइज रिजल्ट मिल सके। और द फॉर पेशेंट सस्पेक्टेड ऑफ द सिम्टम्स ऑफ द ड्रग टॉक्सिसिटी, द बेस्ट टाइम टू ड्रॉ द ब्लड स्पेसिमेन इज व्हेन द सिम्टम्स आर अकरिंग, दैट इज इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन, है ना। तो जब भी आपको ड्रग के कॉन्सेंट्रेशन के सिम्टम्स पता करने होते हैं, तो जैसे ही आपके सिम्टम्स दिख रहे हैं आपको कि कोई जो टॉक्सिसिटी हो रही है आपकी बॉडी में, तो सबसे बेस्ट टाइम वो होता है कि जब भी आपको वो सिम्टम्स प्रेजेंट होने लग जाए तो आप इमीडिएटली सैंपल को विड्रॉ कर सकते हो। That's all for today. Thank you for watching. I hope you are liking my videos. If you like my videos, then subscribe to my channel and share my videos as much as you can with your friends and family members. Stay safe and healthy. Bye bye. Take care.